हाँ, आज हम लोग जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए मॉडल विश्लेषण कर रहे हैं। हर जगह देख रहे होंगे सिर्फ केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विश्लेषण करके बताया जाता है। कम ही जगह जो है वह सब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है बताया जाता है। डिटेल से आपको पूरा बताते हैं कि कैसे बढ़िया तरीका से एक स्टूडेंट को लिखना चाहिए जिससे वह को लग रहा है कि बेहतर करना, बेहतर ही नहीं पर टॉप कर। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों को बताया, पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट के लिए सीखेंगे और उसी टाइम मैनेजमेंट करके एग्जाम दें। ठीक है, ब्रेक भी लेना है। तो जो मॉडल क्वेश्चन जारी किए गए हैं उसमें हम आंसरों का हम आंसर देने जा रहे हैं। सब पहला हमने देख ले रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आप लोग जानते हैं सेक्शन बी क्या है। वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, तो 100 से 50 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। आप 21 यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इतिहास का वह कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कोई बच्चे अगर घड़ी पहने होंगे अब घड़ी का काम पहनेंगे और पूरा टाइम मैनेजमेंट बता रहे हैं इतना भी ज्यादा उससे आपको लगता है कि समय बच जाएगा। ठीक है, उससे आधे समय में हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। वहां पे कौन सा शासक भारतीय इतिहास के कौन सा स्वर्ण काल में जुड़ गया है। सीधा से आंसर लिखना है कि भारत के इतिहास में स्वर्ण काल या स्वर्ण युग जो है वह गुप्त युग या गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल कहते हैं। इस गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति में पूर्ण उन्नति हुई थी। इसी साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति के पूर्ण उन्नति के कारण ही गुप्त काल स्वर्ण युग। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 2 से 3 मिनट में ये आपका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वित्तीय सकारात्मकता से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा एक ऐसी समाज जिसमें पुरुषों का सहमति और निर्णय का अधिकार था। वित्तीय सकारात्मकता क्या है, जिसमें एक ऐसी सामाजिक संरचना जिसमें पुरुषों का क्षमता और निर्णय ये सभी अधिकार किसी पुरुष में सम्मिलित होता है। ऐसी व्यवस्था या ऐसे समाज को वित्तीय सकारात्मक समाज कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप आंसर लिखेंगे, आप सब भी देखोगे तो वो आप समझ के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे विरोधा नहीं बदलाना है। ठीक है, मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देख ले रहे हैं। 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न है गोत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, गोत्र से आप क्या समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको आने क्या है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं। गोत्र का अर्थ है किसी व्यक्ति या परिवार का वह वंश है जो किसी प्राचीन ऋषि या वंश से जुड़ा। ठीक है, उसे हम गोत्र कहते हैं। 34वां प्रश्न है दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है। सीधा सा पूछा है कि दीपवंश और महावंश जानते हैं तो सीधा एक लाइन में सीधा सा। ठीक है, दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है, श्रीलंका। किस देश से संबंधित है, श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका से लिखेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर के मन में अच्छा वो कम लिखा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा। फिर अगला बार जो क्वेश्चन है तो उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप यहाँ है तो सब सीधे इसमें लिखेंगे कि कौन सा लंका से संबंधित चीन कौन है, कैसा कारण है। ये दीप वंश और महावंश इसके साथ में बता दिया किसका संबंध श्रीलंका से है ही है, लेकिन ये जो दीप वंश और महावंश है किससे संबंधित, बौद्ध से संबंधित। और ये जो दोनों ग्रंथ में लिखे गए हैं वह मालवी लिखे गए। अब जो मार्क्स कटने की संभावना है वो लगभग लगभग समाप्त हो जाती है। एग्जामिनर पे इस पे मेरा आपका इमेज जो है काफी अच्छे है। सब लिखना इतना सारा आप वेट करेंगे ठीक अच्छे है। ये हो जाएगा, लेकिन पढ़ना वरना उनका फिर मार्क्स रहेगा कि भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाँ शुरू है। यहाँ पर सीधा है आंसर पर भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत
बस हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय सर समाप्त। ठीक है, यह था आपका 35वां। ठीक है, और तो हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं 36वां प्रश्न में है गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? इमेज भी हम आपको दे दिए हैं ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगा। ये देखिए गोपुरम, पहले जब हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमको लगता था कि ये संरचना देखिए अरे विशाल मंदिर, संरचना मंदिर जैसा दिखता है कि मंदिर का गर्भगृह जैसा है। नहीं, दक्षिण भारत की जो है यह एक वास्तु जो मंदिर शैली की एक महत्वपूर्ण जो है शैली है। गोपुरम क्या है? गोपुरम मंदिर का एक विशाल मंदिर नियत स्थान है। जैसे अगर हम लोग यहाँ आपको दिखाए हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा ये वेस्ट, ठीक है, वेस्ट टावर या प्रीवियस मंदिर। मंदिर को अगर हम दक्षिण भारत के मंदिरों को अगर हम देखेंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर है, मंदिर का प्रवेश द्वार जो होता है वह गोपुरम, तो ये सभी जो है वह अलंकृत है, सुंदर डिजाइन से होता है। तो जाएंगे तो गर्भगृह मंडप ये सब आपको दिखेगा। ठीक है, गोपुरम किस है? मंदिर प्रवेश द्वार गोपुरम, ठीक है। ये क्या है? द्रविड़ शैली का मंदिर, ठीक है, क्या बात, ठीक है, यह है। अब पैसा प्रश्न है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले जो पहले यूरोपियन है वह कौन है? इतिहास को देख लीजिए। भारत आने वाले जो पहले यूरोपियन है वो वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली। घटना क्या हुई? तो 1492 पहले हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 ईस्वी में कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। यह जो है वह भारत खोज में निकल, क्यों निकलते हैं? खोज में निकलते हैं और बोलते हैं कि मसाले चाहिए, मसालों के व्यापार के लिए यह जो है निकलता है। लेकिन रास्ता भटक करके और ये पहुंच जाता है अमेरिका। तो हम लोग देखते हैं कि चौथा दुनिया है अमेरिका, वह 1492 में खोज की जाती है कोलंबस। और इसके बाद जो है वह 1498 में पुर्तगाली पुर्तगाली व्यक्ति होता है वास्को डी गामा, और समुद्र का रास्ता केप गुड होते हुए, ठीक है, ये केरल पहुंचता है। ठीक, केरल, और वहां के जो शासक थे जमुने इस तरह काफी स्वागत, ठीक, इस प्रकार हम लोग देखते हैं भारत आने वाले पहले यूरोपियन वास्को डी गामा, ठीक है। 38वां प्रश्न है सिल्वर कमीशन का भारत द्वारा विरोध क्या हो गया? सिल्वर कमीशन का साइमन कमीशन के द्वारा विरोध क्यों किया गया? हम लोग पहले देख ले रहे हैं कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड अधिनियम था। तो ये मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड अधिनियम लागू हुआ। हम इस युद्ध में हम लोग देखे थे, इससे इतिहास को देखें। ऐसा देखने से पहले थोड़ा सा 10-20 सेकंड सोचिए लिखना क्या है। पहले हम लोग देखें कि भाई साइमन साइमन कमीशन कौन कौन बनाई, क्या था भाई साइमन कमीशन क्यों आया। हम देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में हम देख रहे हैं कि अंग्रेज बुरी तरीका से ऐसे समय में उन्होंने उसे सेव हुआ, इनको वादा किया कि आप प्रथम विश्व युद्ध में को शहीद करिए, युद्ध को स्टेटस का दर्जा दे दें। संयोग से इनको विजय मिल गया, लेकिन इन लोग गवर्नमेंट स्टेटस दिए क्या? नहीं दिए। दिए क्या? तो साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन लाए थे, और ठीक है दिए क्या थे? इन्होंने मांगा दिए, ठीक है। और इसी जो है 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड अधिनियम दिए थे। और ये मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड अधिनियम में क्या कि भारतीय भी अपने शासन करने के योग्य नहीं हुए हैं। 10 वर्ष आप जो है ब्रिटिश संस्थाओं के अधीन रहिए, सीखिए कि कैसे शासन किए जाते हैं, शायद हम आपको शुरुआत करते हैं। इसी मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड अधिनियम जो 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड अधिनियम है, इसका लिखना नहीं, लेकिन चूंकि आप आंसर राइटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं।
1919 के मॉन्टेस्क्यू चैम्बर अधिनियम के अनुसार इस एक आयोग बनाया जाना था जो समीक्षा करेगा कि भारत शासन करने के योग्य हुए हैं। अब चूंकि 1919 में कहा गया था कि 10 साल पश्चात सन 1929 में गठन किया जाना, लेकिन ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था जो है वह अपना आम चुनाव हो और लगा था वहां की सरकार कि हम हार जाएंगे, कहीं अगला सरकार आजाद न करते, इसलिए उसने 2 वर्ष के लिए एक आयोग गठन किया। उस आयोग का ही नाम संयुक्त निष्ठा, यह जो संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करा 1927 में ही जो है वह ब्रिटिश सरकार ने सैलम की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त कर दिया, ठीक है। और इस आयोग के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य थे, सभी अंग्रेज आएंगे और वह जांच करेंगे कि भारतीय शासन करने के योग्य हुए या नहीं हुए। अंग्रेज ऐसे हैं कि योग्य में हुए तभी वहां कहते हैं इसी के लिए भारतीयों को सत्ता है, अंग्रेजों का भरोसा नहीं था और क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज हैं, कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए सभी भारतीय जो है संयुक्त कमीशन का विरोध कर रहे थे। एक ही चिंता लगा रहे थे, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। ठीक है, संयुक्त कमीशन का विरोध क्यों भारतीयों द्वारा किया जा रहा था? क्योंकि एक भी सदस्य भारतीय नहीं, सभी के सभी सदस्य हैं, इसलिए शायद सभी भारतीय विरोध कर, ठीक है। तो यह था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन सी में और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और तो यहाँ कोई डेढ़ शब्दों का दे रहे हैं, ठीक है। सेक्शन सी में यहाँ भी आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे या फिर कौन कौन से कारण जिनकी वजह से शाही साम्राज्य बना या मगध के उदय के कारण, ठीक है, ठीक है। डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल से भी हम लिंक दे दिए हुए हैं पहले से, इस लिंक पे आप जाएं, डिटेल से आपको सर मिल जाएगा। और भी अगर हम लोग सोच क्या है तो बताना बहुत सामान्य साइन में कौन मगध शाली बनने भौगोलिक स्थिति, संसाधन, रुपये का उपयोग, अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र, मगध का स्वतंत्र वातावरण, योग्य व कुशल शासक, धार्मिक सहिष्णुता, स्थायी सेना, को ये सभी जो है कारण है, ये सभी जो काम है या मगध उसे श्रेष्ठ बनाने इसमें अपना जन्म राष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, चर्चा करें, ठीक है। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, चर्चा करें। आपको एक फिगर यहाँ पर दिख रहा हो, ये सांची का स्तूप दिखाया गया है, सांची का स्तूप देश राजस्थान जिले में उसको, ठीक है। अभी हम लोग बस लेंगे स्तूप क्या है, स्तूप है क्या, स्तूप हम लोग देखते हैं क्या कि जब महात्मा गौतम बुद्ध भगवान इनके अवशेषों इनके अवशेषों को कलश में रख करके और ईंटे से ईंटों से एक संरचना बनाई और जो संरचना बनाई गई उसे ही स्तूप कहते हैं। सब गोलाकार ही हर गोलाकार ही मिट्टी का होता है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस, ये जो अच्छा है वह सांची का स्तूप है, यहाँ पर दिया गया है। इसकी संरचना कैसा होता है, गोलाकार में होती है, गोलाकार जिसमें मिट्टी ईंट से बनाया जाता है। केंद्र में एक छोटा कक्ष होता था जिसमें अवशेषों की पीठिका ऊपर से गोलाकार आकृति जो आकाश और ब्रह्मांड का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। और हम लोग देख ले रहे हैं कि इसमें प्रवेश करने इस प्रवेश करने के लिए प्रवेश करने के लिए थोड़ा पास में लगे हैं और इसके चारों रैंक में लगे हुए हैं, देखते हैं यह अलग सांस्कृत 4 सेट 4 दिशाओं में 4 टुकड़े द्वार लगे हुए और सभी द्वारा द्वार देखिए प्रोफेसर है सुंदर ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मयूर है, इसमें सभी सभी अलग है और संरक्षण के अभाव यहाँ पर एक वैसा ही फिगर है, क्यों हुआ देख रहे हैं
अब देखिए कि यहाँ जिस जगह भी नदी है, यहाँ पे देखिए, ठीक है? यहाँ पर जो है हाथी और यहाँ से नदी यहाँ भी संरक्षण के आपका कुछ हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, ठीक है? ये काफ़ी सुंदर बनाया गया है, ठीक है? ये था क्यों बनाया गया है, ठीक है? तो जैसे ही पूछेगा कितना अध्ययन लिखना है, जितना आप देख रहे हो, सब कट कर कर के आप आंसर लिखोगे, ठीक? 6 बजे, ठीक है? नेक्स्ट में हम लोग देख ले रहे हैं, वह है अब जरूरी कौन था? विषय कहते हैं दोस्तों उद्देश्य क्या? उसमें एक वो विद्वान, ठीक है? एक विदेशी था, विद्वान था, जिसने यहाँ की संस्कृति, धर्म, विज्ञान और समाज को गहन, इसका उद्देश्य था भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। अगर हम लोग अल-बरनी की थोड़ी सी बात करें, अल-बरनी को देखते हैं कि इसका जन्म 10वीं शताब्दी 973 ईसा, ठीक है? 973 ईस्वी में, अगर आपको नहीं याद होता है एग्जैक्ट, सीधा लिखिए अल-बरनी जो है, अल-बरनी का जन्म बस 10वीं शताब्दी में हुआ। हाँ, हुआ है, सारा, ठीक है? और यह आज कहाँ है? वर्तमान समय में यह उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है? भारत यात्रा का यह किसके साथ लगा? ये महमूद गजनवी, ठीक है? महमूद गजनवी के साथ किया गया है। भारत क्या है? महमूद गजनवी 10 से 10 20 स्टूडेंट जो है ये हम लोग पर देख लें इसके कृति, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि अल-बरनी की पुस्तक क्या है? इस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, क्या नाम है? ठीक है? ये इसकी प्रमुख पुस्तक है, जिससे हम आपके बारे में जानते हैं। ये जो जानते हैं, खानदान से आप क्या समझते हैं? खानदान से क्या समझते हैं? सूफी संत के निवास स्थल खानदान कहा जाता है और यहाँ पर आपका का एक खानदान दिया गया है, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहते हैं। इसे खानदान खानदान क्या है? खानदान एक ऐसी जगह होती है, जहाँ सूफी संत पीर या गुरु अपने अनुयायियों के साथ रहकर के उन्हें धर्म के बातों को धार्मिक सुनते की शिक्षा देते हैं, ठीक है? उस जगह खानदान कहा जाता है, उनका सूफी संतों के निवास, ठीक है? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है वह कालीकोटा का युद्ध या कालीकोटा के युद्ध को ही अलग-अलग नाम से जाना जाता है। स्थानों का युद्ध भी इसे कहा जाता है, कर्णी घाटी का युद्ध भी इसे कहा जाता है और यह 1265 ईस्वी में। देख रहे हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? विजयनगर में हम देख रहे हैं कि एक तरफ विजयनगर राज्य है और दूसरी ओर जितने भी इनके मुस्लिम राज्य, 5 राज्य हैं, बिजनौर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर और बराक। तो बराक से केवल सम्मिलित नहीं हुआ था, लेकिन अन्य सभी 4 में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, इन सभी की 4 संयुक्त सेना और विजयनगर अकेले, इन चारों की संयुक्त सेना के साथ विजयनगर का समन्वय हुआ और इस युद्ध में, इस समूह युद्ध में राजस्थानी युद्ध में जो है वह विजयनगर राजनीतिक हो जाता है, और विजयनगर जब राजनीतिक हो जाता है, फिर जो है रणनीतिक गलतियों की वजह से जब राजनीतिक हो जाता है, इसकी जो विजयनगर जो साम्राज्य है वह, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मुगल काल में सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। कौन कौन से साधन से सिंचाई की? मुगल काल में सिंचाई के कौन कौन से साधन? मुगल काल में सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहर, झील और 5 इस प्राकृतिक साधन का प्रयास किया। विशेष रूप से अकबर और शाहजहां के शासन काल में सिंचाई को संगठित रूप दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। ये लोग जो है वो कृषि उत्पादन, कृषि चूंकि आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन्होंने कृषि की ओर ध्यान दिया। सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण जो साधन है कुएं, तालाब, नहर, झील और बांध, ये सभी प्रमुखता से अकबर के शासनकाल में सिंचाई को राजस्व प्रणाली से जोड़ा गया, ताकि सिकरी और आगरा में झीलें और नहरें बनाई गई। आईना के अकबरी में, आईना अकबरी में बहुत तरह के सिंचाई साधनों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है?
जिससे हम लोग जानकारी आपको सिंचाई में कौन-कौन से प्रयास किए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए तो। यहाँ से तो आप एक जान कि जो भू राजस्व व्यवस्था है, जो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था, यहाँ से आपका एक प्रश्न रहेगा। ये आपका पूछा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का विशेषण आप उल्लेख करें। ठीक है? तो 3 प्रश्न, इन 3 में से 1 प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है? आपसे चाहे स्थायी भूमि बंदोबस्त पूछ ले, मालवाड़ी व्यवस्था पूछ ले या रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछ ले, 3 में से 1 प्रश्न कंफर्म रहेगा। एक हम आंसर लिख करके दिखला दे रहे हैं, सेम उसी तरह से दूसरे का भी आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है? प्रैक्टिस कर यहाँ पूछा है कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस काम का उल्लेख है। अगर हम पहले देख लेते हैं अस्थायी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था इसकी क्या बनाना है। सबसे पहले अस्थायी भूमि बंदोबस्त लाया कौन? लॉर्ड कार्नवालिस। कब लाया है? 1793 ईस्वी में। ठीक है? कब लाया है? 1793 में। और यह किन-किन क्षेत्रों में था? यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में लागू। क्या है इस व्यवस्था के, ठीक है, ये कोशिश करें कि जब भी आएगा आप डायग्राम वगैरह डालोगे ना, जरा काफी अट्रैक्टिव रहता है, ज्यादा आने की संभावना लिखेंगे पहले। ठीक है, कैसे लिखेंगे? साइन वेरिएबल, साइन वेरिएबल क्या है? लॉर्ड जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में, ठीक है, एक व्यवस्था लाता है 10 सालों के लिए। 10 साल के लिए व्यवस्था लाती है जिसे 1793 में निवर्तन करके सही में परिवर्तन। इस व्यवस्था के तहत जमींदार प्रदेश को भूमि का स्वामी बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले कभी भी जमींदार वह जमीन का मालिक नहीं थे, है जमींदारी या कहते हैं कि वह जमीनों का मालिक बना। जमीनों पर रैयतों को परंपरागत अधिकार में है वह समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि जल, जंगल, नदी, चारागाह आदि जो सभी क्षेत्र है, यह भी जमींदारी का है। हम लोग देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये में। ठीक है, एक पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं एक अस्थायी और बस में जो है पूरा स्टेट के लिए ठीक से निर्धारित कर दी गई जो राजस्व का जो दर है, वो राजस्व का दर जो पूरा राजस्व का दर है वह सरकार का जो है या ब्रिटिश जो है वह 10/11 हिस्सा है और जो है जमींदारों के लिए 1/11 हिस्सा निर्धारित है। ऐसे समझिए, अगर ये जमीन है, इतना बड़ा जमीन है, मतलब कि ये पूरा इंडिया है या पूरा मान लो एक मान लेते हैं कि बिहार और उड़ीसा है। बिहार और उड़ीसा के एक व्यक्ति को जमींदारी दे दी गई। कहा गया कि भाई आप 11 का आपसे हम अनाज लेंगे। 11 बोरा अनाज यहाँ पर फिक्स हुआ। 11 बोरा अनाज यहाँ के जो है पूरा जिसके दर में देना है। 10/11 मतलब 10 बोरा जो है का आपको का निर्माण करना है। जो शेष 1 बोरा बचेगा वह जमींदार जो है अपने खर्च के लिए रखेगा। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था लागू की गई और इस व्यवस्था के तहत बोला गया कि 10/11 फंड जो है वह सरकारी कोष में जमा करना होगा। 1/11 1/11 हिस्से है वह जमींदार अपने खर्च के लिए रखेंगे और इसी के साथ अंग्रेजों ने एक क्लॉज लागू कर दिया। 1794 में एक क्लॉज लागू किया, एक निश्चित निर्धारित व्यक्ति के सूद पास होने तक पूरा राजस्व की दर को जमा, अगर जमा नहीं करते हैं तो आपकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसे सुयास कानून, सुयास कानून पूछ लेते हैं, सुयास कानून कब लागू हुआ? सुयास कानून 1794। तो उसमें एक निश्चित तिथि के सूद पास होने की तिथि की बात की गई थी। इस तिथि के बाद जो जमींदार लगान नहीं जमा कर पाते थे उनकी जागीरें नीलाम कर दी जाती और जागीरें नीलाम से बचने के लिए जमींदार जो है वह किसानों को बेतहाशा कोशिश करोगे ये बात, ठीक है। डायग्राम को आप डालें, ठीक है, इस डायग्राम को डालेंगे और लिखने के साथ
अगर ये डायग्राम अगर आपको लगता है तो आप ऐसा डायग्राम भी डालो, और नहीं आप विचार जो है पहले आप समझने के लिए हमें परिचय यहाँ पर बना दिया है, विचार के माध्यम से तो आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, परिचय में हमने बनाया है, वो तो अगर आपको जो आंसर जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे उसी का हम दूसरे पैटर्न में लिखने के लिए बताया, हम इसमें नाम किया गया मतलब क्या एक ही चीज को नोट बनवानी ये समझते हैं पर की गई इसका मुख्य उद्देश्य दूर राज्य को स्थायी रूप से तय है और एक वफादार जमींदार बनते हैं। यह व्यवस्था मुख्यतः कहाँ है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में है। वो बहुत कुछ नहीं लिखे हैं, बस यही चीज को लिखे हैं और इसी में यहाँ पर लिख रहे हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत है। यहाँ आपको लगा दिए स्लेट बंगाल, ठीक है, कब लागू किया गया है? लागू किया है, कौन लागू किया है? लागू किया है, तीन क्षेत्रों में लागू किया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और ये कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है शैलज धर्म और बनाने की निर्माण, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका आप ऐसे डायग्राम लिख लो, ये लिख और एक तरह की पाई चार्ट लिख लीजिए, पाई चार्ट में देख रहे हैं ये है सही होगा, ये 19% क्षेत्र का जो है सही व्यवस्था, वाणी व्यवस्था 30%, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51। अगर आपसे अगर नेक्स्ट में पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है तो वैसे ही लिखेंगे कि रैयतवाड़ी के निर्माता ने मांगे कितने क्षेत्रों में लागू, कितने क्षेत्रों में लागू किया है, कैसे बात समझेगा ये जहाँ जहाँ से स्लाइड या फाइल था दोनों वाला था बहुत अच्छा, ठीक है, 2 लाइन कम लिखिए लेकिन इस चीज दोनों से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। कैसे हम देखते हैं कैसे नहीं है होगा। भारतीय संविधान शैक्षणिक ढांचे के मुद्दों की एकात्मक विशेषताओं से युक्त है। इन प्रावधानों में केंद्र अधिक शक्तिशाली बनाया जिसमें राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित हुई। भारतीय संविधान को एकात्मक विशेषताएं क्या है? जो हम देख रहे हैं कि मजबूत केंद्र है, मजबूत केंद्र कैसे? संविधान में शक्तियों के विभाजन केंद्र के पक्ष में, संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में एक विषय है, ठीक है। वही हम देख ले रहे हैं एकल संविधान, पूरे देश के लिए एक ही संविधान लागू, हम संविधान नहीं, ठीक है, ये है। तो हम देख रहे हैं मजबूत केंद्र है, एकल संविधान, एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता, राज्यों की नागरिकता नहीं है, वही भारत में केवल एक नागरिक, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं होती है, इसके एकदम मजबूत भारतीय सेवाएं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत हम देख लेते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ठीक है, ये सभी जितने भी जो है भारतीय सेवाएं, ठीक है, ये केंद्र द्वारा नियंत्रित, ठीक है। इन सेवाओं का अधिकारी राज्यों में काम अच्छा है कि जो है एम्प्लॉय होते सेंटर पे, काम कहाँ करते हैं? स्टेट, ठीक है, और वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। ये सभी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इन सभी पे हम देते हैं कि ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल जो है वह सेंटर के एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यों में काम करता है, ठीक है। तो राज्य का राज्यपाल क्या है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, ठीक है, वह राज्य की गतिविधियों पर नजर रखता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, इसलिए हमेशा जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से डरते रहते हैं। देख लीजिए आप लोग बंगाल का सिस्टम है, वैसे जहाँ थोड़ा सा मुख्यमंत्री अच्छा सेंटर का बात नहीं मानोगे, ठीक है, हम राज्यपाल से कंट्रोल करा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होता है, हम लोग देख रहे हैं कि इस जो राज्यपाल जो है इससे जो एकीकृत न्यायपालिका, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो एकीकृत होती है, ठीक है ना। तो यह भी जो एकात्मक, दूसरा हम देख रहे हैं जो हमारा है ये की स्थिति केंद्र सरकार में कौन नियंत्रण में है, जैसे अगर अगर आप स्थिति लागू हो केंद्र सरकार को राज्य पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। तो ये सभी जो है वह एकात्मक
कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख ले रहे हैं वह आपका सेक्शन 3 और ये काफी इंपॉर्टेंट और हम इतना बार आपको बता चुके हैं कि सेक्शन 3 ही जो है वह ऊपर तक जितना बढ़िया से इसको लिखेंगे उतना ही बढ़िया आपके मार्क्स आते हैं और यहीं से जो है जितने भी स्टेटमेंट है आप तरीके से लिखें। इसके तहत में है सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन। ठीक है, भक्ति आंदोलन भाव को विस्तार से वर्णन। भक्ति आंदोलन में क्या है? भक्ति आंदोलन में भारतीय समाज धर्म और संस्कृति पर इसने जातिवादी और धार्मिक मुद्दों को चुनौती दी। इस पर व्यक्तिगत मुक्ति को महत्व दिया और सामाजिक समानता व भाईचारे का संदेश। इसके कौन कौन से प्रभाव है? तो पहला हम देख रहे हैं धार्मिक हमें क्या है व्यक्तिगत मुक्ति पर बल दिया गया। पहले जो है वो तो है कि भाई कोई भी व्यक्ति आप आपकी बैकग्राउंड क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान पर आप आस्था रख रहे हैं तो आप ईश्वर तक सीधे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए यह कर्मकांड और पुरोहित की आवश्यकता नहीं बताएंगे। ठीक है, सीधे आप ठीक है। दूसरा क्या है सांप्रदायिक सद्भाव बोलता है कि हिंदू मुसलमान दोनों संतों ने प्रेम और भक्ति का ठीक है नए संप्रदाय को खुदे हम देख ले रहे हैं कि इन्हीं क्या है अब देख ले रहे हैं नए सीख का अपने हुआ ठीक है। ये था कि आंदोलन का प्रभाव देश लेकर ठीक है। राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या है? भक्ति आंदोलन जनता को एकजुट किया और मानसिक शक्ति थी। इसने समाज में सामाजिक चेतना और एकता को सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? भाषा और साहित्य का भाषा और साहित्य विकास में क्या है? संतों ने जितने भी भक्ति आंदोलन के संत हैं ये स्थानीय भाषा हिंदी अवधी खड़ी बोली गढ़ इन सभी में रस है पंजाबी में रस ठीक है। कविता से ठीक है कि भक्ति आंदोलन में जितने भी लोग हैं वह जो है भक्ति परंपरा में ये लोग काफी भजन करता है हमेशा प्रभु का नाम जब जपते रहिए और प्रभु एक दिन बजता है खुश होकर मोक्ष प्राप्ति देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि आंदोलन में जो है वो कविता और संगीत का बहुत महत्व है। आप सूरदास तुलसीदास मीराबाई के भजन हमेशा मिलेंगे। मीरा विश्व की अमृत कर डाला ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो थे सूरदास बहुत से अच्छे हैं। तो इसके सांस्कृतिक प्रभाव में क्या है कविता और संगीत अलावा भक्ति आंदोलन ने मंदिरों निर्माण प्रेरित किया। आर्थिक प्रभाव क्या है मानसिक और मठ सामाजिक आर्थिक केंद्र बने गरीबों यात्रियों को अनाथों को जो है इन्हें क्या होता है मठों में भोजन व आश्रय देता ये सभी जो है इसके कुछ भाव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अबुल फजल कौन था? मुगल दरबार में उसका क्या योगदान था? अभी हम लोग देख रहे हैं अबुल फजल अकबर के दरबार पे ठीक है। अगर हम लोग अबुल फजल की बात करें अबुल फजल किसके दरबार अकबर और अकबर के दरबार में नौ रत्न क्या होते थे नवरत्न ठीक है। तो इन्हीं नवरत्नों में से एक रत्न था आपका अबुल ठीक है। इन्हीं नवरत्नों में से एक था अबुल और जो उन फजल के एक भाई है ठीक है उसके भाई का नाम हैदर वो भी एक कवि था वह भी अकबर के नवरत्नों में शामिल है। चलिए अबुल फजल को देख लेते हैं बात अकबर का इतिहास क्या है ठीक है। वह अकबर के नवरत्न में से एक उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है वर्क ठीक है। और अकबरनामा जो है वह 3 खंडों में बटा हुआ है और इसके तीसरे खंड में जो है वह आईना-ए-गरीब आईना-ए-गरीब क्या है यह 5 खंडों में बटा है ठीक है। जिनमें से क्या है अकबरनामा से ही हम क्या मिलता है कि अकबर के शासन शासन और इसकी नीतियों का विस्तृत विवरण है। बहुत मतलब नीचे लिख दीजिए इसका नाम बहुत बदल है फैंसी है और इसको अकबर के समय में वजीर का मिला था और यह दरबार का दीवान और अकबर के नवाबों में से एक
9 उनके प्रमुख विद्वान रहते हैं, 9 रत्न रहते हैं, उनमें से ये भी है। तो बीरबल भी उसके 9 रत्नों में से एक, ठीक है? कौन से योगदान है? इसका इम्पोर्टेंस देना है अकबर। अभी प्रेजेंट क्यों लिखा है? ये इतिहास लिखा है। इसकी पुस्तक जो है वह अकबर नामा में देखा से हमेशा लिखा है। इसकी पूछ क्या है? तो इसका योगदान क्या है? अकबर नामा में सीधा हम लिखे हैं। हम बदल क्या है? तो ये नामा लिखा है। ये फर्क है। वो 3 खंड में विभाजित है। कितने खंड में विभाजित है? 3 खंड में विभाजित है। ये 3 खंड में लिखी गई है अकबरनामा है। इस पुस्तक में अकबर के जीवन, शासन का विस्तृत इतिहास है। ठीक? ये था मूल। आगे हम लोग लिख ले रहे हैं कि इसके और कौन-कौन से कार्य हैं, इसका और क्या है योगदान है। हम देख ले रहे हैं कि आईना एक बड़ी कोई अलग से पुस्तक नहीं है। आईना में एक बड़ी अकबरनामा अकबरनामा 3 खंड में विभाजित है और तीसरे खंड को वह क्या बोले? आईना एक ठीक है? अकबरनामा का तीसरा खंड जिसमें शासनिक व्यवस्था का विवरण मिला, इसमें वंशधारी प्रणाली, वर्ग व्यवस्था, सेना, दरबार, धर्म, कला और संस्कृति का उल्लेख है। उस समय भारत में इसको जो है विश्वकोश में माना है। ठीक है? ये उसका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक नीति में योगदान। धार्मिक नीति में क्या योगदान है? अकबर हम जान रहे हैं कि यह सुलह एक युग, ठीक है? या इसने एक नया धर्म दीन इलाही की स्थापना की थी। इसमें जो है अकबर ने नए युग लाने में से बड़ा योगदान शांति से लाने के लिए जो सूचना दिया था, यही दिया था। आपने ठीक है? अमित पटेल ने उसको दिया है, ठीक है? और ये क्या करता है? बोलता है कि सभी धर्मों की इबादत खाना जो है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के संवाद के लिए बोले कि भाई जितने भी विद्वान हैं जो आपस में लड़ रहे हैं हम लोग इबादत मानते हैं, सभी धर्म अच्छी अच्छी बातों को है सीखते हैं। सभी के दरवाजे खोल दिया गया कि गलत ना है होने के लिए तो यह बहुत प्रेम है। ठीक, इसमें उसका धार्मिक नीति में जो अकबर नीति में जो है वह शुद्ध है उनको नीति अपनाने के प्रेरित करता है। इबादत खाने को सत्कार के लिए बोल रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये उदाहरण है। आगे हम लोग देख ले रहे हैं राजनीति क्या है? अकबर का जो अमृत गजल है वो अकबर का काफी विश्वासपात है। ये रहता है विश्वसनीय सलाहकार होने के साथ साथ वह उसके काफी नीति निर्माण ठीक है आप इसको ज्यादा बिलीव करते हैं उसका इफेक्ट या हम उसको ज्यादा कार्य करते हैं नीति निर्माण करने में काफी जिम्मेदारी दे रहा है। ठीक है? अब हम बदल क्या करते हैं? हमने जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया। ठीक है? ये सभी उसके राजनीतिक ठीक है? अब बदल यदि हफ्ता का गाइडेंस इससे हम गाइडलाइन का फारसी में अनुवाद कर रहे हैं। उसी संदर्भ में भी हमने बहुत सारे अनुवाद का कार्य करा। ठीक है? ये सभी इसके थे कार्य। ठीक है? अब अगर इतना आपको डिटेल से याद नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? एक बार ऐसे भी स्लाइड बना के रखें। अब बदल के योगदान है तो योगदान क्या है? ठीक है? ठीक है? वह अवगत का इतिहास लिखता है। ये पहला लिखता है अकबरनामा और अकबरनामा में तीसरा ग्रंथ लिखते हैं आईना की ये भी लिख एक जनरल समझ जाएंगे कि बच्चों को बहुत ध्यान वाले से आगे से ठीक है दूसरा हम लिखते हैं शासनिक युग शासनिक युग में क्या करता है ये मनसबदारी व्यवस्था कर व्यवस्था सेना इन सभी को व्यवस्थित करने में अकबर को उनका शासन नीति निर्धारित है नीति अकबर का नीति क्या है सुलह पूर्ण ठीक है सुलह सभी धर्मों के साथ समानता सुलह से रहना है इसमें सुलह का समर्थन किया और प्रेरित करता है इस पे योगदान अनुवाद कार्य क्या है अनुवाद किस चीज का किया है बाइबल का किया है संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है ठीक है ये कार्य है और हम देखते हैं राजनीतिक राजनीतिक भूमिका में क्या है कि अकबर का वजीर होता है और वजीर के साथ साथ अकबर के नौकरों में से एक रहता है अगर आप इस टाइप से आंसर लिखते हैं सही बहुत अच्छे मार्क्स लाओ ठीक है इसलिए हम एक बार आपको राइटिंग क्या आपके होना चाहिए
ठीक है। 49 प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए? इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे? तो 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम परिणाम क्या? पहले ही बता चुके हैं, यहाँ लिंक आपको दे दिए हैं, सीधा इस लिंक पे जाए, इस लिंक से आप सीधा वहाँ दीजिएगा, यहाँ लिंक को दिया हूँ, जैसे इसको देख लीजिए कि आपके लिए, ठीक है, यहाँ से कर लो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, आपका 50वां प्रश्न है, संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में भाषा विवाद, गुजराती वाले नहीं हमारी भाषा होनी चाहिए, मराठी वाले मराठी भाषा होनी चाहिए, तमिलनाडु वाले दक्षिण भारत में अलग हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिशा, अलग अलग देख रहे थे कि जैसे ही भारत आजाद हुआ तो इसके साथ जितना भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले हैं आपस में विवाद, इन सभी हल करने के लिए कौन-कौन सा रास्ता निकाला गया, ठीक है? संविधान सभा के द्वारा। इस पर आपको इसको आपको बता, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि संविधान सभा के संविधान को भंग करने के लिए हिंदू क्या करते हैं, आज ठीक है? लेकिन अंग्रेजी को प्रसार नहीं कर, सब राजभाषा के रूप में 15 वर्ष बनाए रखने के लिए, ठीक है? बनाए रखने के लिए इसको वकालत है, ठीक है? संविधान सभा में अब आगे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत बार इसमें जो है बहस किया गया, संविधान सभा में हिंदी को सिर्फ जो है राजभाषा नहीं बनाया गया, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सह राजभाषा बनाया गया, और बोले कि 15 वर्ष तक जो है वह पहले इसको जो है अंग्रेजी को भी राजभाषा बनाई जाएगी, अब हम 15 वर्ष बीतने के पश्चात इसको ठीक है इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे नहीं करेंगे, इतना ही नहीं इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी ध्यान रखेंगे, और बोलते हैं ठीक है जिन भाषाओं में ये सभी को समान देने की कोशिश की गई है, ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। और देखिए क्या किया गया है, संविधान में कुछ प्रावधान लाए गए, अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 344 351 के तहत भाषा के विकास प्रचार प्रसार के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, राजभाषा देखिए 1963 के आधार पर अंग्रेजी के प्रयोग को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई, और इसका परिणाम तो यह समझौता राजनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय एकता बनाए रखा है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि जो है डेनमार्क वाली जैसे हम लोग मॉडर्न को अप्लाई करते हैं, फ्रांसीसी और डच की संविधान में हमारे सही हम इस बात से मांग करें, ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ कि आज भी भारत में हिंदी अंग्रेजी दोनों शब्दों को शैक्षणिक उपयोग होता है, हिंदी दिवस हर साल हम लोग जो है 14 सितंबर को मनाते हैं इसे, ठीक है, इसी ऐतिहासिक ऐतिहासिक निर्णय के फलस्वरूप जो है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं, ठीक है, वह है कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक, कृष्णदेव राय जो है वह कोई भी राजा महानतम राजा कैसे, जब वह सैन्य रूप से काफी मजबूत होगा, सैन्य सैन्य साम्राज्य विस्तार होगा, उसके क्षेत्र में कला का विस्तार होगा, साहित्य का विकास होगा, सैन्य सुधार होगा, कृषि का विकास होगा, यही सब आपको लिखना है, कैसे हम देखेंगे इन सभी चीजों को डिटेल्स लिखेंगे, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान, कैसे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में एक थे, उन्होंने 1509 से 1529 तक शासन, मिनट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कमेंट कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इनके शासनकाल में समाज राजनीतिक सैन्य और सांस्कृतिक दृष्टि से चरम पर पहुंच गया, ठीक है, सैन्य शक्ति में क्या करें कि राजा कृष्णदेव राय ने रायचूर, उदयगिरी और गणपति साम्राज्य पर विजय, और विजय प्राप्त करके समाज की सीमाएं को बढ़ाई, ठीक है, कृषि सुधार में क्या करें, नहर और जलाशयों का निर्माण, की मजबूत बनाना, ठीक है, साहित्यिक योगदान में क्या कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान धर्मगुरु, इन्होंने
ठीक है, इन्होंने तेलुगु भाषा में एक महाकाव्य में प्रमुख माना है, लेकिन स्वयं ही एक बहुत विद्वान है, ठीक है। जब स्वयं विद्वान होगा तो इनके टाइम में अन्य जो विद्वान है वो बहुत बड़े अच्छे अच्छे लेख लिखेंगे, ठीक है। और स्वयं जो है, तेलुगु भाषा में मालयालम में, ठीक है। कला हम्पी के मंदिर और स्थापत्य कला इनके संरक्षण में पहले हुए सर्व श्रेष्ठ मतलब जो विजयनगर साम्राज्य में जो है जो राजा कृष्णदेवराय है ये स्वयं वैष्णव धर्म के उत्पन्न हुए, ठीक है। भगवान विष्णु के उपासक थे, लेकिन यह जो है इनके अगर हम सेनापति देखते हैं सैनिकों में मुसलमान होते हैं, ठीक है। हम इस तरह के लिए यह जो है यह सभी समुदाय समान समझ, ठीक है। और कृष्णदेवराय आज कोई भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है कला इन सभी के संरक्षण, इसलिए यही है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का महान शासक, ठीक है। आपका जो है वह अंतिम प्रश्न है, वह है गांधी जी का नमक सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या जानते हैं? नमक सत्याग्रह गांधी जी, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, ठीक है। कब से कब हुआ है? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। 12 मार्च को यह शुरू होकर के साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की गई और लगभग 240 मील, ठीक है, दूरी तय करके और नमक सत्याग्रह नमक कानून को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को किया, ठीक है। और इसका भी हम लोग का डिटेल से बता दिया हुआ लिंक आपने यहाँ दिया हुआ, तो क्या है इन सभी चीजों को हम डिटेल में उम्मीद करते हैं बढ़िया से ज्ञान देंगे।